जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो है केमिस्ट्री का मैराथन सेशन लेकर उपस्थित हूँ। ये कंप्लीट जो है डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री के आपके बनते हैं वो सारे टॉपिक के जो है यहाँ पे MCQ आपको देखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उसमें निम्नतम आकर्षण होता है। तो ठोस के बारे में कौन सा जो है सही पूछा है, तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट सी हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। यानी ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ठोस के जो डेंसिटी होती है वो गैस और द्रव की तुलना में अधिकतम होती है, इस बात को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है, और अम्लीय वर्षा के कारण मृदा में जो है उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीय वर्षा का pH इस मान अगर पूछा जाए स्तर तो 5.5 से कम होता है, और अम्ल वर्षा से तांबे की बनी नालियाँ जो है प्रभावित होती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, यानी स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, यानी 5 अवस्थाएं पाई जाती है पदार्थ की। फर्स्ट होता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आपका होता है प्लाज्मा, देन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 जो है स्टेट ऑफ मैटर है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है किसके अणुओं के बीच अधिकतम होता है। तो जो ठोस के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काफ़ी जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध और वायु। तो चीनी मीथेन जो है आपका, जो इसको जो है यहाँ पे शुद्ध पदार्थ माना गया है, क्योंकि इसमें कोई यहाँ पे जो है मिलावट नहीं है। और मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मीथेन दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, और ये साधारण हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। डैश एक कंपाउंड नहीं है, यानी यौगिक नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो लेड जो है चौक, हाइड्रोसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेड जो है आपका यौगिक नहीं है, ये एक एलिमेंट है, तत्व है, बाकी सब जो है आपका एलिमेंट है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी लेड पीबी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका लैटिन नाम होता है प्लम्बम। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और लेड को काटने पर यह नीलेमा लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर एसलेंटी हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन पूछ लिया गया है। तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। तो इसमें से केमिकल रिएक्शन कौन सा है। तो आपका देखिए, मक्खन से आपका जो है खट्टा होना, ये आपका एक केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जो होता है इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसको फिर जो है पुराने अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे के जंग लगने इनमें से किसका सामान्यतः उदाहरण है। तो लोहे का जंग लगना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल रिएक्शन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान से समझिए। लोहे के जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्लेटिनम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है। और जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग होता है, यानी जिंक की कमी से धान में खेरा रोग होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो उस अवस्था को, उस प्रोसेस को डिपोजिशन कहा जाता है। तो डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है गैस सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वहीं बाष्पीकरण में पदार्थ जो है लिक्विड से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और संघनन के माध्यम से वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया। तो जोसेफ प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात के नियम का जो है प्रतिपादन किया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आपका ये है कि लोबेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था और रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल के नियम का प्रतिपादन किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तरल अवस्था में से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बाष्पीकरण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिबंध कणों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ पॉजिट्रॉन की जो है खोज जो है 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो शब्द परमाणु को जो खोजा था डेमोक्रेटिक्स ने खोजा था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिक्स ने किया था। और परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान बहुत कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि डाल्टन ने जो है 1803 में ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया था। यानी एटॉमिक जो है यहाँ पे प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। और लेवोइजियर ने 1772 ईस्वी में अपने परमाणु द्वारा प्रमाणित किया कि हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है, इसका जो है आपको पूछ लिया गया है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है। साथ ही साथ न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो नाभिक में जो है आपका न्यूक्लियॉन जो है उपस्थित होता है। और नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने जो है 1911 ईस्वी में किया था। और परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन के प्रोटेनियम समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एन कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एन कोष में जो है आपके 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है 2n²। इससे जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किस कोष में, ये पता लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहत्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। जो बृहत्तम कोष में एकदम से जो आपका सेल होता है, बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? तो उससे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उससे संयोजन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1 से लेकर 8 तक ही हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी एक सेल में जो है समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से निकालते हैं? तो आपका ये सूत्र हो जाता है 2n²। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहला सेल में 2 होगा, सेकंड में 8 होगा, थर्ड में 18 होगा और फोर्थ में 8 होगा। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व के नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। तो ये 35 जो है 35 जो है ये समान विशेषताएं रखेगा। रीज़न क्या है कि परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हेलोजन समूह का तत्व है। और जो आपके विकल्प में दिए गए हैं वो भी जो है आपके हेलोजन में ही आते हैं। साथ ही साथ परमाणु क्रमांक 34 जो है वो एलिमेंट का नाम है सेलेनियम है। और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो 33 है उस एटम एलिमेंट का नाम आर्सेनिक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में यानी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातुओं की अगर तो अंतिम सेल पर या तो 7 होगा या फिर 8 होगा। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यानी अंतिम सेल पर 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 6 जो है न्यूट्रॉन है और 6 जो है प्रोटॉन है। यानी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? नाभिक की संख्या समान होती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि परमाणु में धन आवेश युक्त प्रोटॉन कण की खोज का श्रेय जो है गोल्डस्टीन को जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है? तो 106 होता है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा। Na2CO3 जो है ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। और Na यानी सोडियम का अगर द्रव्यमान की बात करें तो 23 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान की बात करें तो 16 होता है। और कार्बन का अगर द्रव्यमान की बात करें तो 12 होता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले में अगर आप इसको पुट कर देते हैं तो ये पूरा कैलकुलेट करके 106 आ जाता है। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट का आणविक जो है द्रव्यमान है 106। कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण
मतलब टेट्रावेलेंट होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। तो कार्बन क्या दर्शाता है? तो कार्बन श्रृंखला बंधन दर्शाता है, यानी सीरीज बॉन्डिंग जो है ये शो करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जो है एरीन कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कार्बन का अपरूप क्या क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट, चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल, ये सब जो है कार्बन के अपरूप हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच डैश दर्शाता है, द्वारा बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने होते हैं। सहसंयोजक बंध जो है दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन से हैं, यानी ट्राइवेलेंट कौन से हैं? तो इसमें से ट्राइवेलेंट की अगर बात करें तो बोरॉन, इंडियम या फिर एल्युमिनियम, तो ये सभी जो है ट्राइवेलेंट तत्व हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आपका त्रिसंयोजक में परमाणु के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के जो है परमाणु में जो है 5 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो उसको बोलते हैं विद्युत स्थैतिक बल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है हेनरी बेक्यूरेल ने किया था, और प्लांक के वीन प्लांक नियम का प्रतिपादन किया था। साथ ही साथ आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपका जो है नेक्स्ट आ जाता है, जेम्स कार्ल मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये कुछ भी नहीं होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन एटम में। और हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन भी नहीं पाया जाता, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, अल्फा, बीटा और गामा किरणें की भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन पावर अवरोही क्रम में दिखाना है, यानी आपका जो है यहाँ पे अरेंज करके दिखाना है कि किसका जो है भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर जो है किन किरणों का जो है ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट जो करती है वो आपकी जो है गामा किरणें हैं, फिर आपका बीटा किरणें हैं, फिर आपका अल्फा किरणें हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है दोस्तों। एक साइड तत्व दिया हुआ और एक साइड उसके अनुप्रयोग दिए हुए हैं। तो यूरेनियम का समस्थानिक क्या शो करके दिखाता है? तो ये एक नाभिकीय ईंधन को शो करता है। और कोबाल्ट का समस्थानिक जो है कैंसर के उपचार में इसका यूज़ होता है। आयोडीन का समस्थानिक गलगंड का उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। और रेडियम का समस्थानिक जो है द्वितीयक कैंसर के उपचार में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर पाएंगे, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा है नाभिकीय संलयन के माध्यम से यहाँ पे जो है उत्पन्न होती है। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। और आइंस्टाइन के समीकरण से ये चीज़ें जो है मालूम होती है। परमाणु विखंडन एक डैश प्रक्रिया है, किस तरह की प्रक्रिया है? तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है परमाणु विखंडन, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन की खोज जर्मनी के ऑटम तथा एस्ट्रेसमैन द्वारा 17 अक्टूबर 1938 को की गई थी। और यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के बाद 2 नाभिक जो है बोरन और जो है क्रिप्टन टूट जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बेरियम और जो है क्रिप्टन टूट जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। निम्न में से कौन सा जो है केटायन है? तो इसमें से कौन सा केटायन है? तो ओमोनियम जो है केटायन है। ओमोनियम लवण जो है प्राय श्वेत ठोस रूप में अधिकांशतः जलीय विलयन होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओमोनियम का उपयोग बर्फ बनाने के कारखाने में जो है शीतलीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सभी एसिड में आम तत्व कौन सा है? तो सभी एसिड में क्या चीज़ें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाएगी। और हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मानव शरीर में आयोडीन की कमी से जो है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है।
और क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सोना डैश सोना का को घोल सकता है, तो एक्वा रेजिया जो है सोना को जो है घोल सकता है, ध्यान रखिएगा। मेथनॉल सबसे सरल जो है यहाँ पे एल्कोहल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त एवं अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उससे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अनॉक्सी अम्ल या फिर हाइड्रेट्स, ये कहलाते हैं। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से क्षार के गुणों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, यानी बेस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, यही गलत है। क्षार को कड़वा जो है कड़वा स्वाद होता है, तो ये सही है। क्षार छूने से मुलायम होते हैं, ये भी सही है। और क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, जो गलत पूछा गया उसका चुनाव करना था। तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्षार, ये स्टेटमेंट गलत है। ये क्षार जो है नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता, यह लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। खाने का नमक किससे बना होता है, तो खाने का नमक एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग जो है बेस से बनता है आपका NaCl, यानी जो है सोडियम जो है क्लोराइड जो है बनता है, जिसको हम लोग खाने का नमक भी बोलते हैं। साथ ही साथ निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में से अम्लीय है, तो कौन सा घोल सबसे अम्लीय है, इसकी अगर बात करें तो जिसका pH मान 0 वाला घोल होगा वही जो है अम्लीय होगा। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। नींबू का रस का pH मान 2.2 होता है, और बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का pH मान 0 से 1 होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिलान सही नहीं है, तो शुद्ध जल का जो pH मान 7.5 होता है, यही आपका गलत है। शुद्ध जल का pH मान जो है 7.5 जो है नहीं है, ये गलत है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पूछ लिया जाए कि रक्त का pH मान, तो 7.4 होता है। सिरके का pH मान 2.2 होता है, और दूध का pH मान 6.6 होता है। यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह डैश का लवण है, तो यह किस तरह का लवण है, यह एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को शो करेगा। अगर pH स्केल जो है 12 से प्लस हो जाएगा तो लवण जो है क्या शो करेगा, दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार को जो है ये शो करेगा, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को शो करेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 7 से कम होगा तो वो आपका एसिडिक हो जाता है, एसिडिक को शो करेगा। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन से उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ZnO यानी आपका जिंक ऑक्साइड जो है आपका इसमें से उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है, नीला तोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, ध्यान रखिएगा। CuSO4 ये जो है होता है नीला तोता का केमिकल फॉर्मूला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लिटमस विलयन डैश को निष्कासित कर देता है, तो लाइकन को निष्कासित कर देता है, इस दान को ध्यान रखिएगा। और थैलेफाइटा समूह में जो है लाइकेन आपका पौधा आता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है आपका कि सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है, तो सिट्रिक जो है खट्टे चीज़ों में पाई जाती है, खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी यानी नींबू में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने के सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है Na2CO3, आपका ये जो है रासायनिक सूत्र हो जाता है धोने के सोडा का। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 जो है ये आपका जो है खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ देता है, केमिकल फॉर्मूला, तो H2SO4 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। वहीं पूछ ले कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2CO3 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है, तो आपका 17 नंबर में जो है आवर्त में जो है आपका
जो है हेलोजन को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या जो है क्रमांक जो है 57 वाले तत्व का संबंध रखता है, तो ये किस ब्लॉक में जो है लाई करेगा, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक में जो है पाया जाएगा 57 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा डी ब्लॉक के अंतर्गत जो है 3 से 12 तक के वर्ग आ जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और डी ब्लॉक की धातुएं रंगीन यौगिक बनाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चौथे डैश डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद होते हैं, तो क्या होते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद होते हैं। डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो एल्युमिनियम धातु जो है पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तांबा क्या है, एक संक्रमण तत्व है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लैंक के अनुसार तत्वों के गुणधर्म के उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, ये बात किसने कही, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी से ये बात की पता चलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आपका आधारित था आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडल पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछ लेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो हेनरी मोजले ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। साथ ही साथ डोबेराइनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक के बारे में खोजा था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ न्यूलैंड की तालिका में CO यानी कोबाल्ट और निकल को हेलोजन के साथ रखा गया था, यही इनकी कमियां थी। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है, तो इसमें से जो है आर्गन जो है 17 ग्रुप का जो है एलिमेंट नहीं है, बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और आर्गन क्या है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम बताओ। तो 285 किसका होता है, फास्फोरस का होता है, मतलब 15 परमाणु संख्या किसका है, फास्फोरस का होता है, ध्यान रखिएगा। छठवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, यानी 6 आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो 6 आवर्त में आपके जो है 32 तत्व होते हैं। फर्स्ट आवर्त में 2 होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, फोर्थ में भी 18 होते हैं, और यहाँ पे फिफ्थ में आपका 32 होते हैं, और सिक्स में भी आपका 32 होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पंच में जो है आपका 18 होते हैं, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल कितने होते हैं, तो आपके होते हैं पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल जो होता है, तो उसमें जो है पूर्ण रूप से जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, इस बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक क्षार धातु है, इसमें से कौन सी एक क्षार धातु है, तो सोडियम एक क्या है, क्षार धातु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षारीय मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ राजस्थान के सांभर झील में सोडियम बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो इसकी बात करें तो एक AS हो जाएगा और एक BI हो जाएगा। इन दोनों में जो होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या एक समान होगी बाहरी कोश में, क्योंकि ये सारे जो है नोबल गैसेस में आ जाती हैं। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डैश में हेलोजन में डैश होती है, तो हेलोजन में 2 गैस, एक लिक्विड और 2 सॉलिड होते हैं, तो इस फॉर्म में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। 2 गैस, एक तरल और 2 ठोस जो है हेलोजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो वो किस समूह से संबंधित रखेगा, तो देखिए वो जो है आपका समूह 16 और आवर्त 3 का एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी परमाणु संख्या 16 हो जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश एक अंतिम उपधातु है, तो पोलोनियम जो है एक अंतिम जो है उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो। और पोलोनियम प्रकृति में पाया जाने वाला एक दुर्बल और अत्यधिक रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका माचिस की तीलियों में डैश होती है, तो माचिस की तीलियों में आपका फास्फोरस होती है, ध्यान रखिएगा। और लाल फास्फोरस स्फुर दीप्ति प्रदर्शित नहीं करता। लाल फास्फोरस जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अघुलनशील होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धधातु नहीं है, तो क्लोरीन जो है आपका अर्धधातु नहीं है, क्लोरीन एक धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस है, तो ये आपका नोबल गैसेस जो होती हैं यानी पाई जाती है समूह 18 में, यानी ग्रुप 18 में सारे जो है नोबल गैसेस हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ समूह 18 के तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, और समूह 18 के तत्वों की वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। सल्फर की परमाणुकता क्या है, तो
एटॉमिसिटी पूछ लिया है तो सल्फर की एटॉमिसिटी आपकी हो जाएगी बहुपरमाणविक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैंक एकल परमाणविक अणु का एक उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा जो है एकल परमाणविक अणु का उदाहरण है, तो ये आपका आर्गन जो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम सूक्ष्म बर्फ है, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश में किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर डैश और डैश का एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का एक जो है मिश्रण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक को अनबुझा चूना कहा जाता है, तो अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, CaO। इसमें से कौन सी जो है तत्व होगी जो हथेली में जो है पिघल जाएगी, तो आपका हथेली में पिघलने वाली तत्व गैलियम और सीजियम है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये हाथे पे लेने पर ये जो है पिघल जाती है। गैलियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, और सोलर सेल में जर्मेनियम सीजियम आदि का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक धातु का क्षय नहीं होता, तो किसका क्षय नहीं होता, तो प्लेटिनम धातु का जो है क्षय नहीं होता, और प्लेटिनम बहुत प्राचीन समय से ज्ञात धातु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम अधिकांश मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टंगस्टन का गलनांक जो है डैश होता है, तो टंगस्टन का गलनांक जो है आपका 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मार्स गैस है, तो मीथेन को जो है यहाँ पे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है, तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि इंजनों में अपस्फोटन यानी नोकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो टेट्रा इथाइल लेड जो है इसमें मिलाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध यानी कार्बन बॉन्ड के लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे, इथाइन, इथीन और इथेन, ये सी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है एक ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही एरिन कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, तो सही मिलान इसमें से कौन सा है, तो एल्काइलिन, ये बिल्कुल सही है। एल्कीन का ये जो है फॉर्मूला है, और एल्केन का फॉर्मूला ये है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ब्लैंक एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कौन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन जो है आपका एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ध्यान रखिएगा। और बेंजीन को सभी एरोमेटिक कंपाउंड का जन्मदाता माना जाता है। साथ ही साथ बेंजीन का आविष्कार फ्राइडे ने जो है 1825 ईस्वी में किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से जो है आपको पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो नहीं वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बी देखिएगा तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं कर रहा, बाकी सब जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख दिया है कि दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, तो BaCl2 और Na2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, BaSO4 + 2 NaCl मिल रहा है। तो ये किस तरह का जो है आपका रिएक्शन है, तो ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है एलिमेंट का, तो इस तरह से ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो इसमें सिलिकॉन जो है प्रयुक्त किया जाता है। कंप्यूटरों के जो है चिप जो होता है उसमें वो भी जो है आपके सिलिकॉन के बने होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु डैश कहलाती है, तो वह धातु क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है, अमलगम कहलाती है। पीतल डैश की एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता की एक मिश्र धातु है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है, तो पानी के साथ अभिक्रिया करने पर हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे यहाँ पे सोडियम को जो है वाटर के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो यहाँ पे NaOH मिल गया और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज हो गई, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, तो ये अपघटन जो आपका अभिक्रिया होता है ये हमेशा जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया को ही दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, और दहन एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ये केमिकल रिएक्शन है Pb + CuCl2
मिल के जो है PbCl2 और Cu बन गया, तो ये किस प्रकार का जो है यहाँ पे रिएक्शन हुआ है। तो इसमें अगर देखिएगा तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया को शोक हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको सूची 1 सूची को और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो लोहा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। साथ ही साथ संचायक बैटरी में जो है शीशा होता है। चांदी में जो है फोटोग्राफी में जो है चांदी यूज़ किया जाता है और तड़ित चालक में जो है तांबा यूज़ किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट मैचिंग होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आविष्कारक और उसके जो है यहाँ पे देख सकते हैं आविष्कार और आविष्कारक और वैज्ञानिक। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फ्राइडे ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो मरकरी मोनोमीटर में चला जाएगा, मैच हो जाएगा। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में मैच हो जाएगा। मिथाइल एल्कोहल बोर्ड नेफ्था में चला जाएगा और नाइक्रोम रेसिस्टेंस वायर में चला जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगेन जो है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो एसीटोन नाखून के पॉलिश के अपसारक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में अग्निशामक में यूज़ होता है और घावों के मरहम पट्टी के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ होता है। प्रशीतक के रूप में द्रव अमोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट मैच होगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है सी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्टली मैच होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।